नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। गंगा सवेरा में हम आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर, साथ ही कई खबरों का देंगे ताजा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी उत्तराखंड की हर खबर पर एबीपी गंगा की नजर है और इस बुलेटिन में आप देखेंगे सूबे की हर हलचल। यूपी उत्तराखंड की सियासत में चल क्या रहा है, इससे भी आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि फतेहपुर से है। बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। 10 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को फतेहपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 10 लोगों की हालत गंभीर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं फतेहपुर से। घायलों को फतेहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बताएं कि बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। 5 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। 10 लोग जिनकी हालत गंभीर है। फतेहपुर से बड़ी जानकारी, बारातियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में देखिए 5 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं और उनमें से 10 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कई लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं और 19 अप्रैल को मेरठ में कार ने सड़क किनारे बैठे 3 दोस्तों को कुचल दिया। एक तरफ देखिए सड़क सुरक्षा सप्ताह जारी है, लेकिन हादसों का जो सिलसिला है वो किस तरीके से चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और 19 अप्रैल को ही देवरिया में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। इसके बाद 18 अप्रैल को अमेठी में भी सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई। इसके बाद देखिए 18 अप्रैल को ही लखीमपुर में भी ये जानकारी है कि स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को रौंद दिया। और इसके साथ ही 16 अप्रैल को हमीरपुर में हादसे में 3 लोगों की जान गई है। अब इसीलिए सड़क सुरक्षा सप्ताह भी लगातार मनाया जा रहा है कि इन हादसों पर विराम लग सके। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें जो कि लखनऊ से है। गोमती नगर में युवती ने पुल से छलांग लगा दी है। युवती के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश शुरू कर दी गई है। गौतमपल्ली पुलिस मौके पर इस वक्त पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। युवती के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि अब तक युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तलाश उसकी हो रही है। गोताखोरों की मदद से गौतमपल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर लगातार लखनऊ से आपको दे रहे हैं। गोमती नगर में युवती ने पुल से छलांग लगा दी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं। युवती के परिजन और पुलिस मौके पर मौजूद है। युवती की तलाश हो रही है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी दफा प्रदेश की जब से बागडोर संभाली है तब से लगातार यूपी को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिशों में वो जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि कैसे बेहतर कार्यशैली और विजन के जरिए अलग अलग सेक्टर में परिवर्तन हो और इसका सीधा फायदा जनता को मिले। इस उद्देश्य से सीएम योगी अलग अलग विभागों का लगातार प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक दिन में 3 विभागों का मास्टर प्लान सीएम योगी के सामने पेश होगा। और इन 3 सेक्टर्स में शामिल है ग्राम्य विकास, पर्यटन एवं संस्कृति और एजुकेशन। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ग्राम्य विकास से जुड़ा प्रेजेंटेशन होने वाला है, जिसमें गांव के डेवलपमेंट का रोड मैप सीएम योगी के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति से जुड़े सेक्टर का भी प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो वहीं शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े विभाग अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सीएम को बताने वाले हैं। रोड मैप रखेंगे कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में क्या वो नया कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर रणनीति के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर वो प्रेजेंटेशन सीएम के सामने देंगे। आपको बता दें कि ग्राम्य विकास सेक्टर में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति, साथ में राजस्व और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। और इसी शिफ्ट में पर्यटन एवं संस्कृति सेक्टर का भी प्रेजेंटेशन होना है, जिसमें संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, सूचना और भाषा विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। और फिर देखिए शाम 5:30 बजे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, खेलकूद और युवा कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। तो दूसरी बार
सीएम बनने के बाद किस तरीके से हर एक सेक्टर पर पैनी निगाह है सीएम योगी आदित्यनाथ की, इसको भी आप समझिए। लगातार राउंड्स चल रहे हैं, गांव के विकास का रोड मैप भी तैयार होना है। ये आज का जो प्रेजेंटेशन होना है उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पर फोकस है, गांव के विकास पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, रोड मैप क्या होगा, विजन क्या होगा, पर्यटन एवं संस्कृति में सुधार किस तरीके से हो सकता है, उत्तर प्रदेश को इसमें नंबर 1 किस तरीके से बनाना है, और शिक्षा व्यवस्था की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। और इन तीनों ही तस्वीरों के जरिए समझिए ये पूरा मास्टर प्लान किस तरीके से तैयार होगा इनके विकास का, इसी पर फोकस है सरकार का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी शैलेश मौजूद हैं। शैलेश, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आज संभवतः 5वां दिन है जब अलग अलग विभाग आज सीएम के सामने बैठेंगे, अपनी प्लानिंग बताएंगे, क्या है उनका भविष्य का रोड मैप वो रखने वाले हैं। तो आज कौन कौन से विभाग प्रेजेंटेशन देंगे और क्या अहम रह सकता है आज? बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रेजेंटेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी बात करें 13 तारीख से, तो सबसे पहले एक दिन में एक सेक्टर का प्रेजेंटेशन हो रहा था। लेकिन जो बीता कल अगर हम बात करें तो 19 तारीख यानी तो एक दिन में 2-2 सेक्टर का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ और आज से इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। एक दिन में 3 सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। देखिए सेक्टर 3 है, लेकिन अगर हम विभागों की संख्या की बात करें तो कुल 17 विभाग है जो इन 3 सेक्टर में आएंगे जिनका आज प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें से ग्राम्य विकास विभाग में सेक्टर की बात करें तो 5 विभाग है, जिस तरह से आपने अभी बताया, अभी ग्रामीण अभियंत्रण, पंचायती राज, राजस्व, ये सारे 5 विभाग कुल होंगे इसमें। इसी तरह से इनका प्रेजेंटेशन देखिए सुबह लगभग 11 से 11:30 बजे शुरू होगा एनएक्सी भवन में। इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा तो उसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा संस्कृति एवं पर्यटन विभाग सेक्टर जो है उसका प्रेजेंटेशन। और इसमें भी कुल 5 विभाग है, संस्कृति है, पर्यटन है, धर्मार्थ कार्य विभाग है, सूचना विभाग है, इस तरह से भाषा विभाग है। तो 5 ऐसे विभाग हैं जिनका प्रेजेंटेशन इसमें होगा। इसके बाद 2 बजे तक देखिए पूरा प्रेजेंटेशन चलेगा पहली शिफ्ट का, और जो दूसरी शिफ्ट है उसका प्रेजेंटेशन शाम को 5:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें आज शिक्षा विभाग को रखा गया है। अगर बात करें तो शिक्षा जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर में कुल 7 विभाग है जिनका आज प्रेजेंटेशन होना है। उसमें बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इस तरह से कुल 7 विभाग है जिनको लेकर आज प्रेजेंटेशन होगा। और कुल मिलाकर देखिए आगे का रोड मैप तैयार करना, 100 दिन, 6 महीने, 1 साल से लेकर पूरे 5 साल तक की क्या रणनीति होगी, किस लाइन पर चलते हुए काम करना है, इस पर मंथन होगा। अगर हम ग्रामीण की बात करें सबसे पहले तो देखिए जो गांव है उनको भविष्य में काम में रफ्तार आ सके, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि पहले आप 100 दिन, फिर 6 महीने और फिर आप 1 साल का रोड मैप सरकार के सामने रखें और आप बताएं कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग है। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट देंगे। बिल्कुल, ये तो बात हमने की कि आज किन किन सेक्टर्स का प्रेजेंटेशन होना है। अब बात कर लेते कल यानी कि मंगलवार को सीएम योगी के सामने पेश हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन में तय हुआ है कि प्रदेश में डॉक्टर से लेकर नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां की जाएंगी और इसके अलावा 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र भी खोले जाएंगे। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में अगले कुछ समय में हजारों नई भर्तियां होने वाली हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अगले 6 महीने में 20,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की नियुक्ति हो जाए। साथ ही प्रदेश में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जाए, ये आदेश सीएम ने दिए। और इसके अलावा 100 दिनों के भीतर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की भी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन में तय किया गया कि डॉक्टर और नर्स का अनुपात 1:1 हो और जरूरत पड़ने पर पद सृजन कर योग्य प्रोफेशनल्स का चयन किया जाए। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड का अस्पताल बनाने के साथ ही अगले 5 साल में 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना का भी प्लान रखा गया है। और साथ ही साथ सीएम ने निर्देश दिए हैं कि 100 दिनों में कम से कम 800 नई एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग अपने बेड़े में बढ़ाए। आप तो प्रेजेंटेशन से पहले खुद निरीक्षण पर निकले, हर जगह जायजा लिया, तब प्रेजेंटेशन में आए, तो फील्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा आज। दरअसल हमारा मानना है कि जो सुविधाएं सरकार मरीजों को, आम जनता को दे रही है वो नीचे तक पहुँचे, उनका फिजिकल निरीक्षण करके ही हम जान सकते हैं। इसलिए हम सभी अस्पतालों में जाएंगे और सभी का हम जरूर निरीक्षण करेंगे कि जो योजनाएं सरकार चला रही है वो डाउन द लाइन सब तक पहुँचे। चिकित्सा कर्मियों की अगर जो पद खाली है उनको भरने को लेकर भी लक्ष्य रखा है। हमारे पास पूरा खाका खींच चुके हैं हम
और धीरे धीरे आपके समझ सारी सुविधाएं जो सरकार दे रही है सब कुछ जानकारी आपको देंगे। 100 दिन में क्या चीज़ें सबसे पहले दिखेंगी स्वास्थ्य महकमे में अगर बेहतरी की? अभी क्या है ना, अभी हम लोगों ने एक प्रारूप तैयार किया है और जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे आपके समझ आते रहेंगे। प्रारूप जानना चाहें अगर कि किस तरह से चीज़ें आगे बदलती हैं? दरअसल कुछ ऐसी चीज़ें जो मेकिंग पीरियड है, मेकिंग पीरियड में कुछ भी कहना उचित नहीं होता। जब तक हम उसको कार्यरूप असली जामा नहीं पहना लेंगे तब आपके समझ आएंगे। लेकिन ये तय मानकर चलिए, उत्तर प्रदेश के जो जनमानस है, जो हमारे मरीज हैं, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम हर स्थिति में उनके साथ हैं और मरीज को हम भगवान मान करके सेवा करेंगे। नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम चल रहा है, पीपीपी मोड पे भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो क्या उनको लेकर भी मात्र 14 जनपदों में रह गए हैं, वहाँ भी हम शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनके निर्देश हैं और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस समय सोएं और किस समय उठें। शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, इसलिए वेलनेस सेंटर में पूरी तरीके से हमको तल्लीन रहना चाहिए कि वेलनेस सेंटर और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलें और हम लोग उसमें पूरा सहयोग। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के लिए चिंतित हैं और जितने भी उपाय सब किए जा रहे हैं। लखनऊ में मास्क ज़रूरी हो गया। तो सुना आपने, स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने सुन लिया, उन्होंने भी जानकारी दी और सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे पर सरकार का फोकस है। चलिए इसी पर हमारे साथ शैलेश लगातार बने हुए हैं। शैलेश, देखिए तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं, बड़े ऐलान हुए, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 6 महीने में 30,000 भर्तियां की जाएंगी। इससे हम समझ सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर कितना जरूरी है और सरकार का कितना फोकस है इस पर। शैलेश, बिल्कुल, देखिए इन भर्तियों की अगर बात करें तो देखिए 30,000 तो वो भर्तियां दिख रही हैं हमें, जो सीधा एक आंकड़ा बताया गया। लेकिन अगर हम पूरे जो कल का प्रेजेंटेशन था उसकी बात करते हैं, जिन योजनाओं की बात की गई है, तो आप ये मानकर चलिए कि भर्तियों की संख्या 30,000 से भी कहीं ऊपर होगी। उसके पीछे की वजह आप देखिए, 10,000 तो सीधे तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ हो जाता है, 20,000 आंगनबाड़ी में भर्ती, तो 30,000 तो ये है। इसके अलावा देखिए, जब नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की बात है, जो 10,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने, जाहिर सी बात है जब स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलेंगे तो वहां के लिए भी स्टाफ की जरूरत होगी, यानी भर्ती। इसके बाद आप देखिए जो एक मानक रखा गया कि हर डॉक्टर के लिए एक नर्स, यानी एक डॉक्टर तो एक नर्स, तो ये जब रेशियो मेंटेन करना होगा तो वहां पर भी भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली है। और उसमें एक चीज देखिए और कही गई है कि अगर जरूरत पड़ती है तो नए पदों का सृजन भी किया जा सकता है, यानी एक और भर्ती। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो नए 5,000 आंगनबाड़ी खोले जाने हैं उनका जिक्र किया गया है। हालांकि उसमें जो 20,000 पदों की भर्ती का बात है उससे पूरा किया जाएगा, लेकिन नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात की गई है, पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई है, नई एम्बुलेंस को जोड़ने की बात की गई। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखेंगे, जो जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, उनको पूरा करने में न सिर्फ सुविधाएं बढ़ेंगी और बल्कि वहां के साथ में रोजगार भी बढ़ेगा वहां पर, क्योंकि नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलता है तो ऐसे ही नहीं खोल दिया जाएगा 4 दीवारों में, जाहिर सी बात है पूरा स्टाफ चाहिए होगा। वेलनेस सेंटर का अगर संचालन करना है तो एक स्टाफ की वहां पर पूरे जरूरत होगी। इसी तरह से अगर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ठीक है शैलेश, और अलग अलग सेक्टर्स के साथ ही हेल्थ सेक्टर पर भी हमने देखा किस तरीके से फोकस लगातार है और तमाम भर्तियां निकलेंगी, रोजगार भी मिलेगा और संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। यही सरकार का एकमात्र मकसद है और कोई भी कोर कसर ना रहे, इस पर भी लगातार ध्यान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को भी विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ। कल अपना ब्लूप्रिंट सामने रखने की बारी स्वास्थ्य विभाग की भी थी। स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है, ऐसे में ये और अहम हो जाता है। उन्होंने सोमवार को बाराबंकी जिला अस्पताल में छापा भी मारा था, जहां उन्हें बदहाली की तस्वीरें भी देखने को मिली, जिसका जिक्र खुद स्वास्थ्य मंत्री ने किया। अब स्वास्थ्य मंत्री की बात को ही आधार बनाकर सरकार पर आरोपों की अग्नि वर्षा की जा रही है। ये तस्वीर 18 अप्रैल की है, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण के लिए बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए थे। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री को कदम कदम पर असुविधाएं दिखी। पूरे अस्पताल में कोई जगह ऐसी नहीं दिखी जिसकी स्वास्थ्य मंत्री ने तारीफ की हो। स्वास्थ्य सिस्टम की पोल कोई और नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य मंत्री खोलते जा रहे थे
और अखिलेश यादव ने इसी औचक निरीक्षण को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। एक सलाह वो आलोचना पर FIR करने वालों और बुलडोजर से बचकर रहें। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सिर्फ उस बाराबंकी तक सीमित नहीं है जहां स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया, बल्कि हालात तो कानपुर में भी खराब हैं। यहाँ के उर्सला अस्पताल में दलालों का बोलबाला है। ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से वसूली हो रही है और ऐसा ही एक मामला स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के दरबार तक पहुंचा है, जिसके बाद DG हेल्थ ने उर्सला अस्पताल के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने वो जिसका नाम आ रहा था कि उसने कोशिश करी, तो उसकी मैंने तुरंत यहाँ कोतवाली में तहरीर दे दी कि ये अज्ञात व्यक्ति हमारे अस्पताल में ये कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने तुरंत हमारे चौकी इंचार्ज उर्सला के श्री राम नरेश जी ने उसकी तहकीकात करी। तहकीकात करने में जब उन्होंने मरीज के रिश्तेदारों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि हमने एक एजेंसी से 12,000 का लिया, उसकी मुझे वो मिली है और 267 रुपए की रसीद मिली है। डॉक्टर राजेश वाजपेयी ने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा और न मैंने उनको किसी को भी इसके अलावा पैसा नहीं दिया। स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली का एक उदाहरण प्रतापगढ़ में भी दिख रहा है, जहां पूरे जिले की ही स्वास्थ्य सेवा चौपट दिख रही है, क्योंकि सिस्टम डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। प्रतापगढ़ में अर्बन अस्पताल और TB अस्पताल मिलाकर कुल 102 अस्पताल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 CHC हैं, जो यूपी के किसी एक जिले में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन और इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कारतूस से भरी मैगजीन के साथ पकड़ा गया एक युवक, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। वाराणसी से बड़ी जानकारी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी होल्ड एरिया तक मैगजीन लेकर पहुंचा यात्री, ये कहा जा रहा है। कागजात मांगने के बाद कारतूस जब्त किए गए हैं। यात्री को फूलपुर थाने में आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है वाराणसी से। अब देखिए, कागजात मांगने के बाद कारतूस जब्त किए गए हैं युवक के पास से। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी है युवक के बारे में? ये आपको बता दूं कि प्रथम दृष्टया युवक से अभी पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं किसी ऐसी गतिविधि में तो युवक लिप्त नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक बड़ा मामला है। बड़ा मामला इसलिए कि पहले भी इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं और सुरक्षा को लेकर कई बार ये चीजें सामने आई कि भाई सुरक्षा कर्मियों के पास तक कारतूस लेकर व्यक्ति पहुंच गया। लेकिन जब ये व्यक्ति पहुंचा तो सुरक्षा कर्मियों ने निकाहें पहनी की और उसके बाद इससे पेपर मांगे गए। इसने पेपर दिखाए, पेपर देखने के साथ कारतूस जब्त कर लिया गया और उसके बाद फूलपुर थाने को व्यक्ति को रिपोर्ट किया गया है। व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। देखना ये होगा कि पूछताछ में जो व्यक्ति है वो अपने बारे में चलिए, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अखिलेश और आजम विवाद की। जी हाँ, जिसके चलते इस्तीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आजम खान के समर्थन में सहारनपुर में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड सपा के जिला उपाध्यक्ष अदनान चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है और अदनान चौधरी ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अदनान चौधरी ने अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा दिया है। साथ ही आजम खान और मुस्लिमों के समर्थन में नहीं बोलने का भी आरोप है। तो देखिए, बड़े आरोप लगातार अखिलेश यादव पर लग रहे हैं। इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है। निशाने पर इस वक्त अखिलेश यादव है। तो एक और आजम खान के समर्थन में सपा नेता इस्तीफा दे रहे हैं और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में चुप्पी के बीच अखिलेश यादव आगरा भी पहुंचेंगे। यहां अखिलेश यादव भीम नगरी महोत्सव हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी आज रामपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। यहां वो सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात करेंगे। अखिलेश का दौरा आगरा का है और रामपुर पहुंचने वाले हैं उनके साथ ही उनके सहयोगी
जयंत चौधरी। ये दो बड़ी खबरें आपको हम लगातार बता रहे हैं, किस तरीके से अब यहाँ पर जाकर के इनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी लगातार नजर होगी। अखिलेश कब पहुंचते आगरा, इसके लिए भी कार्यकर्ता वहां पर लगातार इंतजार कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी जब रामपुर पहुंचेंगे तो आजम खान के परिवार से उनकी मुलाकात होगी, किस तरीके से वो बातचीत वहां पर करते हैं, क्या खबर निकल के बाहर आएगी, उस पर लगातार नजर है।